हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन के बारे में, जो कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है। और हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट का। ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक मैंने यहाँ पर 3 चैप्टर के वीडियोस बना दिए हैं, जिसमें फोटोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के इनको देखिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपसे बात करता हूँ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि वर्क डन के केस में आप देखिए, ये आपका एक वेसल है। ठीक है, इसमें ये आइडियल गैस भरी हुई है। ठीक है, गैस। हाँ, और ये इस पर एक पिस्टन लगा है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल प्रेशर इस पर लग रहा होगा गैस का। मान लीजिए सराउंडिंग का कोई प्रेशर होगा और ये गैस का प्रेशर है जो कि अगेंस्ट द पिस्टन लग रहा है, और पिस्टन ऊपर से हम जो लगा रहे हैं पी एक्सटर्नल। तो आप एक चीज़ जान लो कि जो गैस का प्रेशर है, ठीक है, अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है, तो इसके द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं होगा। हाँ, क्योंकि उसके वॉल्यूम में कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, तो उसको हम फ्री एक्सपेंशन भी बोलेंगे, अभी आपको आगे बताऊंगा। तो अगर ये पी एक्सटर्नल जो आउटर का है, मतलब जो आउटर का जो प्रेशर है, अगर वो थोड़ा सा कम होगा और इनर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, तभी वो एक्सपेंशन होगा। तो देखिए, अगर जो इनसाइड प्रेशर है, मतलब जो गैस का प्रेशर है, अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो वो प्रोसेस जो होगा वो रिवर्सिबल होगा। मतलब एक स्टेप में सपोज पिस्टन यहाँ पर है P1 पोजीशन पे, दूसरे स्टेप में ये यहाँ पे जाएगा, मतलब P2 पोजीशन पे। तो मतलब थोड़ा थोड़ा ये इंक्रीज करेगा, मतलब प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर से नहीं है, बहुत स्मॉल डिफरेंस है। तो इसलिए जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत ही कम है और इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो अचानक से एक्सपेंड कर जाएगी गैस, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं पहले रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे बोला कि जो इंटरनल प्रेशर है जो गैस का, वो एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा है। तो जो गैस का प्रेशर है P, और मान लेते हैं प्लस DP, ये इतना अमाउंट गैस का प्रेशर ज़्यादा है। और देखिए गैस का प्रेशर क्या होगा कि कम होगा, प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा, जबकि वॉल्यूम इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एक्सपेंशन के केस में। ठीक है, क्लियर है। तो प्रेशर डिक्रीज करेगा जबकि वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। हाँ, तो आप यहाँ पर जो वर्क डन होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन होता है, जानते हैं हम। तो P प्लस डी पी, हाँ, और इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है इनटू कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सपोज DV वॉल्यूम अमाउंट चेंज हो रहा है। तो ये DV और DP अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी मिलेगा, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं और केवल माइनस पी DV कंसिडर करते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर W जो आता है वर्क डन, ये माइनस पी DV इसीलिए लिया। अब P, ये जो गैस का प्रेशर है और गैस यहाँ पर आइडियल है, तो इसलिए यहाँ पर पी बी इजक्वल टू एन आर टी लगाते हैं, और 1 मोल के लिए हम पी बी इजक्वल टू आर टी सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे एन आर टी बाई वी, और देन इसको सॉल्व कर लेंगे तो डब्ल्यू इजक्वल टू मिलेगा माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। और हम आइडियल गैस के केस की बात कर रहे हैं तो पी बी इजक्वल टू एन आर टी होता है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पी बी इजक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब पी वन वी वन इजक्वल टू पी टू वी टू। तो यहाँ पर हम सिंपल वी टू बाई वी वन की जगह पी वन बाई पी टू भी रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो डब्ल्यू इजक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू। अच्छा, अब देखिए, अब जब P और V के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो हमको ये ग्राफ मिलता है P वर्सेस V। हाँ, और इसका जो स्लोप आता है ये माइनस पी बाई वी होता है। मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन शो करती है, मतलब प्रेशर बाई वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। कैसे, देखो, आप जब यहाँ पर ये आप निकाले ना पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वहाँ पर अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे पी वी को, तो P
ये मैंने यहाँ पर कर दिया है, भी डी पी प्लस पी डी वी बराबर 0 मिलेगा। तो यहाँ से आप डी पी बाई डी वी निकालोगे तो माइनस पी बाई वी आएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स टाइप का ग्राफ मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्लू। ठीक है, और एक चीज़ हम जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो जीरो होगा। ठीक है, तो इसीलिए डी यू जीरो हो जाएगा और डी क्यू बराबर माइनस डब्लू होगा। ठीक है, तो Q जब आप निकालोगे तो माइनस डब्लू के इक्वल आएगा, मतलब एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, अच्छा, अभी मैंने बोला आपको कि फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है कि ये जो गैस का प्रेशर है ना, एक्सटर्नल वाला, ये बहुत ही कम हो जाता है, ये मतलब जीरो हो जाता है। ठीक है, पी एक्सटर्नल कोई लगता ही नहीं है, तो ये गैस जो है खुद के प्रेशर से एक्सपेंड करती है। तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स और डी वी। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, और उस केस में इंटरनल एनर्जी तो जीरो होगी ही, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और डेल्टा एच भी जीरो होगा। डेल्टा एच कैसे जीरो होगा? डेल्टा एच इजक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो आप पी डेल्टा वी को ऐसे भी लिख सकते हो ना, डेल्टा पी इंटू वी, और पी वी की जगह एन आर टी रख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी मैंने बोल दिया कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है? और हीट क्यू बराबर भी जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन जीरो है। अभी हमने देखा कि क्यू बराबर माइनस डब्लू था। हाँ, तो ये इतना क्लियर है। चलिए, अब आते हैं हम लोग ई रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस। तो ई रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है कि जैसे सपोज कोई सिस्टम है, इनिशियली ये P1 V1 स्टेट में है, और फाइनल जो स्टेट गया वो P2 V2। तो ये एक बार अगर यहाँ से यहाँ आ गया तो दोबारा यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है, ये रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, तो एक बार एक्सपेंड हो गया तो वो एक्सपेंड हो गया। तो जो यहाँ पे आइडियल गैस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा एन आर टी बाई पी वन होगा, जबकि यहाँ पर जो है एन आर टी बाई पी टू होगा। तो जो डब्लू निकालेंगे हम माइनस पी एक्सटर्नल वी डेल्टा वी होगा, तो डेल्टा वी बराबर वी टू माइनस वी वन। तो आप सिंपली ये इक्वेशन मिल जाएगा, और वी टू और वी वन की जगह हम एन आर टी बाई पी टू और पी वन रख करके ये इक्वेशन सॉल्व करके इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर P एक्सटर्नल इज इक्वल टू हम P2 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये P1 है ना, तो ये जो मतलब फाइनली प्रेशर क्या होगा कि मतलब एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो कम होगा, तभी वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो जितना फाइनल प्रेशर है हम उसको अप्रॉक्स मान ले रहे हैं कि वो P एक्सटर्नल के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप डेल्टा एच निकाल लोगे, जीरो मिलेगा आपको। हाँ, और डेल्टा यू जीरो होगा ही, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तब भी, क्योंकि वहाँ पर भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो गैस तो आइडियल ही है। ठीक है, तो वहाँ पर भी जीरो होगा। तो वर्क डन सबसे ज़्यादा किस प्रोसेस में हुआ? देखिए, आपका जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है और इंटरनल प्रेशर, गैस का प्रेशर, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल थे, तो उस केस में सबसे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा गैस को एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि कांस्टेंट जो प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है। ठीक है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में मैक्सिमम वर्क डन होगा, जबकि इरिवर्सिबल के केस में ये उससे कम होगा, और फ्री एक्सपेंशन में तो जीरो होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा। अब आते हैं हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में, और वो भी आइडियल गैस का और रिवर्सिबल एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि Q जो है कांस्टेंट होता है, तो मतलब DQ जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो DQ अगर जीरो होगा तो DU किसके मिलेगा? W के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पर W जो है दो हो सकता है, या तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा, या तो मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, या वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ठीक है, अगर बाय द सिस्टम है तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, दैट मीन्स जो इंटरनल एनर्जी में चेंज निगेटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो इंटरनल एनर्जी के द्वारा वर्क किया जाएगा, तो मतलब जो एनर्जी है उसका डिसिपेशन होगा, मतलब जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जबकि अगर वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम किया जाएगा ये, तो वहाँ पर क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी उस केस में। ठीक है, तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो आइए इन दोनों केस को देखते हैं। तो
हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें पता है कि ये du बाई डी टी के इक्वल होता है, तो जो du होगा वो NCV dt होता है। तो हम सिंपली यहाँ पर dt की जगह क्या रख सकते हैं, T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये वर्क डन हो जाएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। ठीक, तो ये वैल्यू जो है आपको NCV T2 माइनस T1 मिलेगा। हाँ, और अगर आप इसको वॉल्यूम के टर्म में एक्सपेंड करके देखोगे तो माइनस PV2 माइनस V1 मिलेगा। ठीक है, जो कि वर्क डन है W की वैल्यू तो यही मिली थी हमको। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखोगे तो ये निगेटिव वैल्यू मिलेगा। निगेटिव मतलब क्या कि वर्क डन निगेटिव है। दैट मीन्स इन फाइनल जो T2 माइनस T1 है, मतलब ये आप ऐसे रख सकते हो ना कि वर्क डन निगेटिव है, इसका मतलब ये जो NCV T2 माइनस T1 है ये लेस देन 0 है। ठीक है, तो T2 माइनस T1 लेस देन 0 मतलब T2 कम होगा T1 से। क्लियर है? अच्छा, तो कंप्रेशन के केस में आते हैं। अच्छा, कंप्रेशन के केस में यही सेम चीज़ होगा, बस यहाँ पर NCV T2 माइनस T1 था, तो यहाँ पर माइनस PV2 माइनस V1 था। अब यहाँ पर क्या होगा कि वहाँ V2 ज़्यादा था एक्सपेंशन के केस में, जबकि कंप्रेशन के केस में V1 ज़्यादा होगा। तो अब ये क्या होगा कि निगेटिव आएगा ऑलरेडी, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, तो T2 माइनस T1 ग्रेटर देन 0 होगा। तो उस केस में हमें T2 ज़्यादा मिलेगा और हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस में चलते हैं। तो हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में PV इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट होता है। हाँ, मतलब PV टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, जबकि आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, और गामा क्या होती है, CP बाई CV होती है किसी भी गैस के लिए। और इसको हम दूसरे फॉर्म में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे PV इजक्वल टू nRT हम लिख करके वहाँ से हम डिफरेंट फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रेशर की वैल्यू पुट कर दोगे nRT बाई V, तो ये TV टू द पावर गामा माइनस 1 इजक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही आपके प्रेशर के टर्म में आ जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। तो आप यहाँ पर इसको जो है प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हो, किसी भी टर्म में इन तीनों में से किसी में भी कन्वर्ट करके आप जो है उसके इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक, तो फाइनली हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे हमने वहाँ पर आइसोथर्मल के केस में किया था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो हमको यहाँ पर क्या मिला है, देखिए ये ग्राफ है। तो आप PV टू द पावर गामा कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले मिलेगा हमको क्या, PV टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू गामा DV प्लस V टू द पावर गामा DP इजक्वल टू 0। तो यहाँ से आप DP बाई DV निकालोगे तो ये माइनस गामा P बाई V आएगा। मतलब अगर आप आइसोथर्मल से कंपेयर करोगे तो आपको गामा टाइम्स ये ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये जो डिक्रीमेंट है ये उससे ज़्यादा फास्टर होगा। क्लियर है? आइसोथर्मल से ज़्यादा फास्टर यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि गामा जो है कभी भी 1 से ज़्यादा ही होगा, 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात? मतलब इसके केस में ज़्यादा डिक्रीमेंट होगा एडियाबैटिक के केस में। ठीक है, तो ये देखो आइसोथर्मल का केस हो गया, एडियाबैटिक का केस हो गया। क्लियर है? आप इस ग्राफ को और भी प्लॉट कर सकते हो, मतलब LNP वर्सेस LNV के टर्म में भी प्लॉट कर सकते हो, तब ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसका स्लोप माइनस गामा होगा। हाँ, क्लियर है ये? ठीक है, देन आप इसके बाद आगे बढ़ो, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छा, तो जैसे हमें आइसोथर्मल के केस में देखा था, तो Q जो है 0 होगा एडियाबैटिक के केस में, तो DU बराबर W होगा। तो W इजक्वल टू क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV, और हमने DU ऑलरेडी हमें पता है कि CV T2 माइनस T1 होता है, तो माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये नेट और गेट एग्जाम का, कि कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैसेस। तो यहाँ पर दो केसेस होते हैं। ठीक है, कि जब हम उसका जो है प्रेशर को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, मतलब हम उसके फाइनल प्रेशर को जो है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के केस में फिक्स कर देंगे और उसका वॉल्यूम डिफरेंट होगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि आइसोथर्मल के केस में PV टू द पावर गामा नहीं होता है, ओनली PV इजक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। मतलब PV इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि PI VI इज इक्वल टू PF V आइसो। ठीक है, तो यहाँ पर PF सेम होगा, फाइनल प्रेशर दोनों का सेम होगा, एडियाबैटिक हो या फिर आइसोथर्मल हो। क्लियर है?
अच्छा, तो यहाँ पे PI/PF का जो रेशियो आएगा वो V आइसो/V इनिशियल मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम एडियाबेटिक के केस में लगा रहे हैं, PI/VI टू द पावर गामा इक्वल टू PF/V एडियाबेटिक टू द पावर गामा। तो इसका जो रेशियो मिला हमको, ये V एडियाबेटिक अपॉन V आइसोथर्मल टू द पावर गामा मिला। क्लियर है। और गामा की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि वो हमेशा जो है ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी आपको, अगर ln लेकर के आप देखो तो ln V आइसो/V जो इनिशियल होगा, ये गामा ln V एडियाबेटिक/VI होगा। मतलब गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, तो जो V एडियाबेटिक होगा अपॉन VI, ये हमेशा जो होगा ये इससे कम होगा आइसो से, क्योंकि ये गामा टाइम्स है। हाँ, आप यहाँ से कंपेयर कर लो। ठीक है, ये गामा टाइम्स है हमेशा, तो मतलब ये V आइसो/VI हमेशा ज़्यादा होगा V एडियाबेटिक अपॉन VI से। तो आप यहाँ पर देख लो कि ये ग्राफ प्लॉट किया है। हाँ, ये इनिशियल प्रेशर PI से एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आपका आइसो थर्मल का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब ये जो ग्राफ है ये आइसोथर्मल का है। ठीक है, ये, और ये जो है ये एडियाबेटिक का है। मतलब एडियाबेटिक का जो वॉल्यूम होगा एक्सपेंशन का वो कम होगा अगर हम फाइनल प्रेशर को फिक्स रख रहे हैं तो। ठीक, क्लियर है। अच्छा, दूसरा केस आता है कि जब हम उसके वॉल्यूम को फिक्स कर दें, कि मतलब फाइनल वॉल्यूम को फिक्स कर दे रहे हैं, फिर देख रहे हैं, तो हमने सेम रखा आइसोथर्मल के केस में हमारा। हाँ, ये हो गया PI/VI इक्वल टू P आइसो/VF ना। ऐसे ही हमने एडियाबेटिक के केस में सेम रखा, PI/VI टू द पावर गामा इक्वल टू P एडियाबेटिक VF टू द पावर गामा। तो यहाँ पर हमने रेशियो निकाला इन दोनों का, फिर हमने फाइनली जो है कंपेयर किया। तो फाइनली कंपेयर में क्या मिल रहा है हमको कि PI/P एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन PI/P आइसो। मतलब P आइसो की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है P एडियाबेटिक से। ठीक है, मतलब आप ग्राफ से समझो कि ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम दोनों का फिक्स है, यही है। ठीक है, वॉल्यूम दोनों का फिक्स है, तो आइसोथर्मल के केस में प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आइसोथर्मल का प्रेशर ये है जबकि एडियाबेटिक का प्रेशर ये है। क्लियर है। तो ये दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपके वर्क डन में, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, देन इसके बाद आप वर्क डन को कंपेयर करिए। तो वर्क हमेशा जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस में सबसे ज़्यादा होता है, देन आइसोथर्मल के केस में होता है, देन एडियाबेटिक होता है, देन आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक में वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया तो ये जीरो हो जाता है। ठीक है, और आइसोबारिक प्रेशर में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो एक कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट जो है एक्सपेंशन होता है। ये मैं एक्सपेंशन की वर्क डन को ही कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट को। तो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आज मैं इसको बहुत डिटेल में स्टडी कराने वाला हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर एक गैस है। ठीक है, ये गैस है और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर रही है, और इसका जो चैम्बर है ये कम्प्लीटली जो है एडियाबेटिक है। इसका मतलब है ये जो चैम्बर है और ये जो है ये एडियाबेटिक है, मतलब कोई हीट का इनसाइड से आउटसाइड कोई एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, और गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो कर रही है, तो हम उसका ये जो प्रोसेस हो रहा है ये आइसो इंथैल्पिक भी हो रहा है और एडियाबेटिकली भी हो रहा है। तो यहाँ पर मतलब क्या होता है कि उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो जो इंटरनल एनर्जी होती है एक्सपेंशन का, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा तो उसका क्या होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसमें जो फॉल इन टेम्परेचर होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होगा कि उसका टेम्परेचर घटेगा। तो आइए अब देखते हैं कैसे होता है। तो ये पहला पिस्टन है ए, तो यहाँ पर प्रेशर लगा करके पहले वर्क डन किया गया, तो ये जो वर्क हुआ ये ऑन द सिस्टम हुआ। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम एट पिस्टन ए इज इक्वल टू P1 इंटू V1 यहाँ पर जो हुआ। देन ये जितना प्रेशर इधर लगाया इतना ही प्रेशर, मतलब ये हाई प्रेशर से गैस आई तो इधर लो प्रेशर पे जाएगा तो ये ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, अब ये ऑन द सराउंडिंग हो रहा है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि एक्सपेंशन है तो माइनस P2
V2 होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब नेटवर्क निकालेंगे तो क्या होगा, -P2V2 प्लस P1V1। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक है, तो Q जो है जीरो हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रोसेस एडियाबेटिक है तो डेल्टा जो Q होगा ये जीरो होगा, तो इसका मतलब du इजक्वल टू W मिलेगा हमको। तो du की वैल्यू क्या होगी, U2 माइनस U1 होगी। मतलब हम इनिशियल स्टेज पे इनिशियल स्टेज पे यहाँ थे। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहले यहाँ से यहाँ दिया, देन हमारा ये जो है एक्सपेंशन हुआ, तो यहाँ कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, तो वही हम देख रहे हैं। तो U2 माइनस C1 और नेट वर्क डन के इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या मिला कि U2 प्लस P2V2 इजक्वल टू U1 प्लस P1V1। तो इंथैल्पी जो है वो पूरी प्रोसेस की कांस्टेंट हो गई। ठीक, तो डेल्टा H जो होगा वो जीरो हो गया। क्लियर है। तो इसका मतलब हो गया कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो उसमें इंथैल्पी जो है कांस्टेंट होती है। अच्छा, अब इंथैल्पी जो है ये स्टेट फंक्शन है, तो यहाँ पर ये दो चीज़ों की फंक्शन हो सकती है अगर आइडियल गैस है तो, या तो प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम। ठीक है, दो का होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ये प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है, तो इसका टोटल डिफ्रेंसिएशन निकाला तो डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी प्लस डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी। ठीक, तो यहाँ से जूल थॉम्सन जो कोफिशियंट आता है डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एच, ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी ये होता है सी पी। ठीक है, तो यहाँ से डी टी बाई डी पी हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी अपॉन में सी पी। तो इसको बोलते हैं जूल थॉम्सन कोफिशियंट आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं जूल थॉम्सन कोफिशियंट एडियाबेटिक, हाँ, इंथैल्पिक। ठीक, तो इसको आइसो इंथैल्पिक कोफिशियंट बोलते हैं, इसको आइसोथर्मल कोफिशियंट बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, तो फॉर आइडियल गैस पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, पता है हमको। हाँ, तो पी वी बाई एन आर इक्वल टू टी होगा। तो डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एच कितना होगा आइडियल गैस के लिए, आप निकाल के बताओ मुझे ये कमेंट सेक्शन में। ठीक है, डी टी बाई डी पी कितना होगा एट कॉन्स्टेंट एच, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो आप क्या करोगे, माइनस डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इजक्वल टू माइनस वन अपॉन सी पी। अब h की जगह u प्लस पी बी कर दिया मैंने, तो u को अलग सेपरेट कर दिया, पी बी को अलग सेपरेट कर दिया। फिर u जो है वो डायरेक्टली जो है टेम्परेचर का फंक्शन, यहाँ पे प्रेशर का फंक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए हमने उसको v से जो है डिफ्रेंशिएट किया, तो डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो फॉर आइडियल गैस जो होता है वो डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी। अब चूंकि हम जानते हैं कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर अगर प्रोसेस का कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वॉल्यूम के साथ वो जीरो होगा, तो ये प्रोसेस हो गया जीरो। अब बचा पी वी, तो पी वी को आप डिफ्रेंशिएट कर लो। पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट, तो पी वी बराबर कांस्टेंट हो गया, तो पी वी को जब प्रेशर के साथ आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमको एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। ठीक, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा कि जूल थॉम्सन जो कोफिशिएंट है वो आइडियल गैस के केस में वो जीरो होता है। ठीक है, तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इन द रियल गैस जो होगा वो क्या होगा, ये अब हमारे लिए चैलेंज है। ठीक, तो हम कैसे इसको देखेंगे ये मैं आपको सिंपल ट्रिक से समझाता हूँ। ठीक है, तो आप बस ये इक्वेशन याद रखो, ये वाला इक्वेशन कि हमने जो निकाला है माइनस वन अपॉन सी पी इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस डी पी वी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी, तो ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं कि आइडियल गैस की इक्वेशन में क्या होता है कि एट लो प्रेशर जेड बाई जो पी का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, मतलब पहले ये डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है, अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम को एक्सेप्शन को छोड़ दें तो। ठीक है, तो जो फॉर रियल गैस क्या होता है कि उनके बीच में, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, जबकि आइडियल के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको बताता हूँ आपको। तो जो रियल गैस होता है तो वहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, तो जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हो वहाँ पर क्या होगा कि उसका जो
इंटरनल एनर्जी का एक्सपेंशन है विद द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप जितना क्या होगा कि गैस के इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है जैसे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता है। इसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्टिव फोर्स जो होते हैं उसको तोड़ने के लिए गैस को मॉलिक्यूल को एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो वो उसके पास मतलब पोटेंशियल एनर्जी खुद की होती है। तो हमेशा जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे अगर रियल मॉलिक्यूल हैं तो उनकी जो इंटरनल एनर्जी होगी विद इंक्रीज इन द वॉल्यूम वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर है कैसे? क्योंकि अगर गैस के मॉलिक्यूल हैं अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तभी उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब गैस का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमेशा जीरो से ज़्यादा होगा। जबकि आप रियल गैस के लिए dB बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी की बात करो, ठीक है, तो आप देखो एट कॉन्स्टेंट टी हम जानते हैं कि प्रेशर जो है वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो मतलब ये जो टर्म होता है ये निगेटिव आएगा। क्लियर है, ये टर्म निगेटिव आएगा। तो अब उस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर जो 1 था देखिए, तो ये जो टर्म होगा क्योंकि डी यू बाई डी बी ग्रेटर देन जीरो है और ये जो है लेस देन जीरो है, तो ओवरऑल ये पूरा क्वांटिटी जो होगा ये निगेटिव होगा। ठीक, अब दूसरे टर्म पे चलते हैं। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर है एंड लो प्रेशर पे ये देखिए, तो पहले क्या होता है कि पीवी जो है डिक्रीज करता है देन इंक्रीज करता है। तो एट लो प्रेशर एंड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, तो जो पीवी बाई पी का जो रेशियो है विद कांस्टेंट टेम्परेचर ये निगेटिव आएगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है स्टार्टिंग में। क्लियर है, तो अगर ये क्वांटिटी डिक्रीज करेगा तो अब आप ऊपर आ जाओ, ये जो इक्वेशन मैंने बोला था इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये जो है निगेटिव मिल रहा है मुझे और ये भी निगेटिव मिल रहा है। ठीक है, ये निगेटिव मिल रहा है, तो बाहर ऑलरेडी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब जो म्यू जे टी है वो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि ये डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी ये ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब ये क्या शो करेगा कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा, हाँ, तो डेल्टा टी इंक्रीज करेगा। अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ, अगर प्रेशर में डिक्रीमेंट हुआ तो डेल्टा टी भी डिक्रीमेंट होगा, हाँ होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट एट लो प्रेशर। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर हम बहुत हाई प्रेशर पे जाएं, अगर हम प्रेशर को बहुत इंक्रीज करेंगे एट दैट केस, मतलब उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो पीवी का जो वेरिएशन है प्रेशर के साथ वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव मिल गया और ये ऑलरेडी निगेटिव है क्वांटिटी, तो ये देखिए आप, ये आपको क्वांटिटी क्या मिलेगा पॉजिटिव, जबकि ये वाला पार्ट निगेटिव मिलेगा। तो ओवरऑल जो होगा म्यू जे टी ये लेस देन जीरो होगा, मतलब निगेटिव होगा। तो इसका मतलब अगर प्रेशर में जो चेंज इन प्रेशर में अगर वैल्यू निगेटिव मिल रही है हमको, तो जो डेल्टा टी है वो क्या मिलेगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। तो अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है रियल गैस का, ठीक है, तो इस केस में मतलब हाई प्रेशर पे, तो वहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ जूल थॉम्सन कोफिशिएंट एंड इन्वर्जन टेम्परेचर। तो ये आपको सिंपल मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना होता है कि ये आप रियल गैस का इक्वेशन लिखिए, वंडर गैस का इक्वेशन। तो और ए और बी जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी होते हैं क्योंकि मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये वॉल्यूम कंट्रैक्शन को बताते हैं। और अगर हम प्रेशर को बहुत लो ले रहे हैं तो उस केस में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमको जो है ए बी बाई वी स्क्वायर का जो टर्म मिलेगा, ये वाला ए बी अपॉन वी स्क्वायर, तो ये आपका जो है क्या होगा निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रेशर लो रखोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा वैल्यू से अगर डिवाइड करोगे स्मॉल क्वांटिटी को तो बहुत ही स्मॉल आएगा, तो इसलिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं। और देन ये पी वी इक्वल टू आर टी -1 ए बाई वी प्लस बी पी के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, देन हम इसको पी वी इक्वल टू एन आर टी का फार्मूला लगाते हैं, हाँ, क्योंकि लो प्रेशर पे जो है ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो वहाँ पर हम पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा करके वॉल्यूम की जो वैल्यू है यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो देन ये इक्वेशन मॉडिफाइड हमको ये मिल जाता है पी वी इक्वल टू आर टी माइनस ए पी अपॉन आर टी। ठीक, देन इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसको डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी,
हाँ, इस टर्म में एक्चुअली हमको कन्वर्ट करना होता है। क्यों, अभी मैं इसको पहले बता देता हूँ तब समझ में आएगा। तो भी इक्वल टू हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब जो मेरा जो टर्म है एक्चुअली, देखो पहले मैं ये चीज़ समझाता हूँ आपको। तो हमको क्या निकालना है कि हमको निकालना है डी एच बाई डी पी। हाँ, डी एच बाई डी पी निकालना है हमको, चेंज इन इंथैल्पी विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमको कैसे मिलता है रिलेशन कि हम डी एच का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड एंट्रोपी। तो ये हमारा इक्वेशन आता है। देन डी एच बाई डी पी हम इसको इस फॉर्मेट कन्वर्ट कर देते हैं। देन ये डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये मैक्सवेल इक्वेशन से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमको थर्मोडायनेमिक का एक इक्वेशन मिलता है। तो मेनली हमको ये चीज़ लाना है, ठीक है, ये चीज़ लाना है। तो इसीलिए हमको वॉल्यूम के टर्म में ला करके उसको टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट करना है एट कांस्टेंट प्रेशर, सिंपली। क्लियर है। तो इसीलिए पहले हमने उसको वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट किया यहाँ पर। हाँ, ये आप देख लो इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये मिल गया हमको। देन हम इस फॉर्मेट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, इक्वेशन नंबर जो 3 मिला था, इसको हम अरेंज कर रहे हैं ये आर टी के टर्म में। तो आर टी वाला ये है। तो आर टी इज इक्वल टू हो गया पी भी माइनस बी प्लस ए बी अपॉन आर टी, ठीक। देन हम इसको पी टी से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमको इक्वेशन मिल जाएगा। तो फाइनली जो मेरा मोटो था, मैंने वही बोला आपको कि जो डी एच बाई डी पी है उसको फॉर्मेट में निकालना है इसको। तो ये आपका जो है, देखिए फाइनली इसको सॉल्व किया मैंने। तो ये फाइनल इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में मिल गया। तो ये डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू मिला भी माइनस टी अपॉन डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक। तो ये आपको मिल गया। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन से, जो ऊपर का इक्वेशन हमको मिला है ये यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको कंपेयर कर लेना है इक्वेशन 6 से 7 को। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डी माइनस डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस बी। और अब हम जानते हैं कि अब हम डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी अपॉन इंटू डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी। तो इसकी वैल्यू ये उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। क्लियर है, इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार पूछ लेना आप, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। तो अब क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर उसका क्या होगा कि साइन चेंज हो जाए, मतलब पहले निगेटिव था, ठीक है, अब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि उसके बाद वो वैल्यू पॉजिटिव देने लगेगा। तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो डी टी बाई डी पी की वैल्यू होती है जीरो होती है। कोई चेंजेस नहीं होता है स्लोप में, स्लोप कांस्टेंट हो जाता है। तो उस केस में 2a बाई आर टी माइनस बी इक्वल टू जीरो होगा। तो इन्वर्जन जो टेम्परेचर मिलता है वो 2a बाई आर बी मिलता है। क्लियर है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग था, ठीक है। अब मैंने बोला था कि कूलिंग इफेक्ट के लिए क्या होगा कि डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी ग्रेटर देन जीरो होता है। तो कभी कभी ये भी क्राइटेरिया पूछ सकता है कि आप कूलिंग इफेक्ट का क्राइटेरिया लिखो। तो सिंपली आपका 2a बाई आर टी इज ग्रेटर देन बी। ये हो गया एक केस। दूसरा हीटिंग इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट का भी ये होता है कि 1 अपॉन सी पी 2a बाई आर टी माइनस बी इज लेस देन जीरो। तो 2a बाई आर टी इज लेस देन बी, ठीक है। तो ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इन्वर्जन टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करना है, ये 3 क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से। तो पहले मैं इस थ्योरी पोर्शन को सोच रहा हूँ एक बार आप लोगों के साथ कंप्लीट कर लूँ, देन मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप लोग प्लीज़ इसको एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।